अब देखते हैं अपन आर्टिकल 45 अनुच्छेद 45 क्या कहता है। अनुच्छेद 45 राज्य 6 साल है ना, 6 ही राज्य 6 साल से कम, ठीक है ना, ये वर्ड पकड़ना है, देखो ये कम, स्टूडेंट इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो 6 साल से कम की बात होगी, 6 साल से कम। तो आप याद करो जो मैंने उसको क्ल्यू आपको याद कराया था, तो 6 साल से कम, तो ये 5 अंक जो है ना इकाई का, ये अपने आप में 6 से कम है कि नहीं है। तो 6 साल से कम के बच्चों के लिए जो शिक्षा की बात है वो किस अनुच्छेद में है? तो 6 साल से कम या 6 से कम क्या हो जाएगा 5, तो अनुच्छेद 45 में वो बात है। ऐसे तो मैंने याद कराया था, आपको शायद याद होगा, भूल गए हो, नितिन देशरथ का सबसे पहला वीडियो देख लो, ठीक है ना। तो राज्य 6 साल से कम उम्र के बच्चों की शुरुआती है ना, कि शुरुआती देखभाल और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करेगा। और इसलिए ये जो संस्था है जो इस काम से जुड़ी रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी है ना, आंगनवाड़ी। तो आंगनबाड़ी की बात ये यहाँ होती है, वही 6 साल से कम, जैसे जो किंडरगार्टन जैसे अपन जिसको बोलते हैं वो वहाँ है। तो मतलब 3 साल के ऊपर तो एडमिशन मिलेगा, फिर अगले जो 3 साल है वो LKG UKG नर्सरी से, जैसे पर प्रेप जैसे बोलते हैं कई जगह, उससे निकलते हैं LKG UKG, लोअर किड्स ग्रुप, अपर किड्स ग्रुप UKG, और प्रेप या नर्सरी जैसे बोल दिया जाता है, तो वो वैसे अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो शुरुआती 3 साल है ये आंगनबाड़ी में सरकारी स्कूलों के माध्यम, मतलब सरकारी संस्थाओं के माध्यम से होता है। तो फर्स्ट क्लास में उसका एडमिशन हो जाता है आगे, है ना। तो ऐसे अपन को ध्यान देना है इसके अंदर। आओ, फिर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि यहाँ ये देखो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 द्वारा अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया था। ये जोड़ा नहीं गया है, देखो आप, मेन अनुच्छेद है 45, ये कोई कह की बात नहीं है यहाँ। तो संशोधन किया गया था इसकी लैंग्वेज में, पहले इसकी लैंग्वेज कुछ अलग थी, अब अलग है। तो 2002 में ये वाजपेयी सरकार द्वारा ये संशोधन किया गया था। ओके, तो ऐसी ये बात है इसके अंदर, जोड़ा नहीं, जुड़ता ना तो ये कह गए हो जाता अलग अलग अलग, तो जोड़ा नहीं है, इसमें संशोधन हुआ है, ये चीज समझने वाली है, ठीक है ना। अनुच्छेद 45 की भाषा में संशोधन हुआ है। ओके, तो ये यहाँ हो गया। अब अपन देखते हैं क्या कहता है आर्टिकल, या अब यहाँ ये तो चीज है ना, ये अपने यहाँ देख रहे हैं कि सरकार ने क्या किया है इस अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए, जैसे हर फाइल में अपन देखते हैं। तो ग्रीन कलर में जो आपको मिल रहा है हर फाइल में, ये मेन आर्टिकल की लैंग्वेज है। व्हाइट कलर में जो है ये, मतलब ये जो सारा मैटर है ना, ये वो है, उस क्वेश्चन का आंसर है कि सरकार ने इम्प्लीमेंट करने के लिए अनुच्छेद 45 को लागू करने के लिए क्या क्या कदम उठाए आजादी के बाद, तो ये सारा वो है, समझ गए ऐसे। तो क्या कहता है देखो, अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार एक्ट बना 2002 के अंदर। अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, अनिवार्य मतलब कंपलसरी, निःशुल्क मतलब फ्री, प्राथमिक मतलब प्राइमरी 6 क्लास तक, फर्स्ट टू सिक्स, है ना। और शिक्षा का अधिकार है ये, ठीक है। अधिकार का मतलब क्या होता है कि किसी एक्ट से ये सपोर्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार नहीं है, सांविधिक अधिकार है, ठीक है ना। स्टेटूटरी राइट है क्योंकि इसको किसी कानून, इस कानून से अधिकार, ये 2002 का जो कानून है इससे इस अधिकार को बल मिलता है, समझ गए। अनिवार्य मतलब कंपलसरी, निःशुल्क मतलब फ्री। कंपलसरी का मतलब क्या है, कंपलसरी का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती बैठा घर से पकड़ लाओगे और कान पकड़ के बैठा दोगे स्कूल में, नो, ये नहीं है प्यारे कंपलसरी। फिर सर क्या मतलब हुआ कंपलसरी, आप ऐसा वातावरण क्रिएट करोगे कि बच्चा चुंबक की तरह खींचा चला है आपकी तरफ, जैसे मैग्नेट खींचती है ना धातु को, ऐसे वो बच्चा धातु की तरह खिंचा है, मतलब स्कूल चुंबक की तरह काम करेगा और वो बच्चा धातु की तरह आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आ जाएगा। यह है कंपलसरी। आप ऐसा वातावरण बनाओ, फ्री में पढ़ाओ, ठीक है, वो तो निःशुल्क आ ही रहा है, चुंबक में सारी बुक्स फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, मिड डे मील दे रहे हो बच्चों के लिए, जैसे प्ले ग्राउंड हो गए, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, करिकुलम एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, वो सब कराओ जिससे बच्चे का क्या पैदा हो, इंटरेस्ट पैदा हो, अपने आप उसमें बाध्यता आ जाए। कैसी, मनोवैज्ञानिक बाध्यता। तो ये साइकोलॉजिकल अनिवार्यता की बात यहाँ छुपी हुई है, इसमें गर्भित है ये बात। ओके, ओके, आओ मुद्दे पे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की मात्र कितनी प्रतिशत आबादी, मात्र 14% आबादी शिक्षित थी, आज करीबन 75% के लगभग है, ठीक है।
हमारी सरकारों ने शिक्षा के महत्व को समझते हुए लोगों तक शिक्षा पहुंचाने पर जोर दिया। इसी के अंतर्गत 86वें संविधान संशोधन के आधार पर है ना पर है। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया है। 6 से 14 है ना। देखो इसमें मैंने बताया था जैसे क्लास इसमें डिफाइन नहीं होती है, वैसे ये आयु वर्ग है, ये 6 से 14। तो इसमें ये माना जाता है कि जैसे 8 मतलब 6 साल की उम्र में वो पहली क्लास के अंदर आ जाएगा, कहने का मतलब फर्स्ट क्लास में। भाई 3 साल तक तो, शुरू के 3 साल तक तो एडमिशन ले सकते हैं, फिर 3 साल वो आंगनबाड़ी हो गया, 6 साल ये हो गया ना, छठी साल वो कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्लास में। और जब 14 ईयर्स का, 14 वर्ष का होगा तो वो 8वीं क्लास के अंदर वो व्यक्ति, वो बालक होगा। तो प्राइमरी का मतलब मोटे तौर पे यहाँ पे लोअर प्राइमरी और अपर प्राइमरी मतलब फर्स्ट टू 8 तक की बात होती है। ओके, 6 से 14 तक प्रत्येक बालक के लिए। अब बालक के लिए देखो इसमें ना यहाँ चाइल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसमें बालक बालिकाएं दोनों शामिल है। आप ही में समझो कि ये पुल्लिंग लिखा हुआ तो फिर बालिका तो रही गई, ऐसा नहीं है, बालक बालिके दोनों शामिल। प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा के अधिकार का प्रावधान किया गया। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कौन सा अभियान, एस एस ए, वेरी इंपॉर्टेंट ऐड याद होगा आपको, टन 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 घंटी बजे स्कूल चलो, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना आदि कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट मिड डे मील अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे क्वेश्चन बहुत आते हैं इसके कि क्वालिटी में समझौता होता है इसकी, तो क्या हो किया जाना चाहिए। तमिलनाडु के तर्ज पर चलाई हुई है तमिलनाडु, ठीक है ना। तो क्वालिटी को लेके इसके क्वेश्चन उठते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि छिपकली मिलती है खाने के अंदर बच्चों को मरी हुई, तो सब क्वालिटी वाले इशू हैं। दूसरा इशू मिड डे मील से जुड़ा हुआ है कि यूं बोलते हैं कि जो पाठशाला थी ना, पाठशाला जहाँ पढ़ाया जाने का काम था, वो आजकल क्या बन गई, वो पाकशाला बन गई। मतलब पाक का मतलब होता है जैसे खाना बनाने की कला, जैसे वो पाक कला में निपुण है, तो मतलब खाने बनाने की कला को अपन बोलेंगे पाक। तो पाठशाला जो थी वो आज क्या बन गई, वो पाकशाला बन गई। मास्टर जी का क्या काम रह गया, घुघरी बनाओ, खुद भी खाओ और बालकों को भी खिलाओ। समझ गए, ये चीज है। फिर मास्टर जी वगैरह सारा स्टाफ किस में बिजी रहता है, बिल्डिंग के अंदर ही बिजी रहता है। कितने का सामान आया था, कितना खर्च हुआ, कितना क्या हुआ। तो आजकल तो जैसे दूध देना भी जरूरी है, मिल्क, फिर जो ग्रेन्स आते हैं, अनाज, फ्रूट्स, ऐसे करके सारा सिस्टम है। तो खैर जो भी है, वो इशू अलग है, थोड़ा जुड़ा हुआ था तो मैंने शेयर कर लिया, बात इतनी है। ओके, फिर आगे अपन देखते हैं भारत में शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब इसमें क्या है, ये चीजें थोड़ा सा देख लें क्या, एक मिनट। आओ। नीचे कैसे नहीं हो रहा ये, एक सॉरी। अच्छा, अब इसमें देखते हैं अपन आगे, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे। ये लो, ठीक है ना। तो भारत में शिक्षा का अधिकार 86वां संविधान संशोधन 2002 क्या कहता है ये, देश के सामाजिक आर्थिक विकास में शिक्षा अपनी अहम भूमिका निभाती है। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2002 में 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 3 मूल अधिकार में एक नया मूल अधिकार शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद, मतलब भाग 3 में 21A, ए का मतलब है 21, इंग्लिश में बोलेंगे ए और हिंदी में बोलेंगे क। बताया था मैंने मौलिक अधिकारों पूरा डिटेल से, वहां भी चर्चा हुई थी। ये कहने का मतलब क्या, देखो 86वें संविधान संशोधन ने 3 जगह असर डाला है, मैंने पहले ही बताया था। मौलिक अधिकारों के अंदर डाला है, नीति निर्देश तत्व में डाला है, और मौलिक कर्तव्यों के अंदर डाला है, फंडामेंटल ड्यूटीज में। मौलिक अधिकार में 21 क्या जोड़ दिया, नीति निर्देश तत्व में अनुच्छेद 45 की भाषा चेंज करी है, और इसमें 11वीं मौलिक कर्तव्य देखेंगे के, वो जोड़ा है। तो ये 86वें संविधान संशोधन के 3 असर है। एक तीर से कितने शिकार, 3 शिकार, ऐसे याद रखना। तो ये पहला शिकार अपन ने देखा मौलिक अधिकारों वाला, समझ गए, मौलिक अधिकार। फिर दूसरा शिकार देखते हैं, भाग 4 नीति निर्देश तत्व में अनुच्छेद 45 को संशोधित किया, जिसमें 6 वर्ष तक की आयु, 6 वर्ष तक है, देखो लो है ना ज्यादातर स्टूडेंट इसको गड़बड़ कर जाते हैं और क्या बोलते हैं 6 वर्ष से अधिक तक की आयु के बच्चों के। तो 6 वर्ष से अधिक जो है ना, देखो 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क है, 6 से 14 तक। देखो ये देखो मौलिक अधिकार 21 क्या है, देखो क्या है, 6 से 14 तक की आयु के बच्चे, ठीक है। अब अनुच्छेद 45 में देखो क्या है, 6 वर्ष तक की,
मतलब इसमें मतलब है 0 to 6, तो वैसे मतलब होता है 3 to 6। 3 साल की उम्र पे बच्चे को अपन कानूनी रूप से स्कूल में बैठा सकते हैं। तो 0 से 3 तो वो घर में रहेगा, 3 से 6 आंगनबाड़ी में पढ़ेगा। तो देखो 6 वर्ष तक, समझ गए। तो पहला तीर जो है ना वो तो 6 से 14 है, दूसरा जो है वो 6 तक ही है, और तीसरा जैसे जाएगा ना मौलिक करते हुए, उसमें भी 6 से 14 ही है। समझ गए। ऐसे ध्यान रखना, तीनों की भाषा अलग अलग है, गड़बड़ मत तो कर देना ये। मैं इस पे बार बार इस चीज पे फोकस कर रहा हूँ, मैं तो समझा रहा हूँ ये 6 वर्ष तक। तो शक्तिमान पढ़ते समय ध्यान रखा करो, गड़बड़ हो जाएगी जल्दबाजी में। टेस्ट इज बेस्ट। तो है ना, 45 को संशोधित करते हुए 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख है। यहाँ पे लिख लो क्या, आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी जो जुड़ी हुई है, ये दूसरे तीर से जुड़ी हुई है, अनुच्छेद 45। पहले तीर से तो मौलिक अधिकार है 6 से 14, दूसरे तीर से आंगनबाड़ी, और तीसरे तीर से मौलिक कर्तव्य के। ये आ गया देखो के 51। ए नहीं है, के है ये के। ठीक है। साथ ही और तीसरा शिकार क्या है, साथ ही संविधान के भाग 4 मूल कर्तव्य में एक नया मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51, हाँ सॉरी आर्टिकल है, तो बिल्कुल सही है, आर्टिकल बिल्कुल सही लिखा 15A। ठीक है ना, 51A। 51A में फिर मेन तो ये है 51A, और इसमें के 11वीं जो मौलिक कर्तव्य है ना 11th, वो जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य आएंगे अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइल में, सारा बता दूंगा। लेकिन के जोड़ा गया, जोड़कर प्रावधान किया गया कि माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य होगा, मतलब माता पिता जिंदा है तो माता पिता, नहीं तो अभिभावक गार्जियन जो है, कर्तव्य होगा कि 6 से 14 तक के वर्ष के सभी आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध वो कराए। तो देखो मौलिक कर्तव्य में 6 से 14, मौलिक अधिकार में 6 से 14, और जबकि नीति निर्देश तत्व में 6 वर्ष तक। ऐसे याद रखना बात, बहुत गहराई है ये, समझ गए। फिर आगे बढ़े अपन, इसमें फिर क्या है, बच्चों हेतु मुफ्त, सॉरी, बच्चों हेतु मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, इसके तहत ही बनाए। आगे देखो, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान वाला अधिनियम राइट ऑफ चिल्ड्रंस टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा जुलाई 2009 में पारित किया गया था, यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ठीक है ना। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या थे कि 6 से 14 के वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। 2002 वाले अधिनियम का ये पार्ट है आगे। शिक्षक द्वारा बच्चों को किसी प्रकार के शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। निजी विद्यालयों सहित सभी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित की जाएंगी, है ना। प्राइवेट में भी और गवर्नमेंट में तो होती थी। कितनी, मतलब आर्थिक रूप से जो पिछड़े उनके लिए कितनी, 25%। ठीक है ना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फिर कक्षा पहली से पांचवी, पांचवी है ना, पांचवी तक, फर्स्ट टू फिफ्थ है ना, 1 किलोमीटर के दायरे में, मतलब 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्कूल होनी चाहिए, पहली से पांचवी तक प्राथमिक स्कूल जिसको अपन बोलते हैं। छठी से आठवीं तक, मतलब ये लोअर प्राइमरी अपर प्राइमरी 6 to 8, 3 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होनी चाहिए, है ना। इन स्कूलों को क्या बोले, नेबरहुड स्कूल अब बोलते हैं अपन, नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है बिल्कुल मेरे पड़ोस में स्कूल है। तो कहने का मतलब पहली से पांचवी तक की स्कूल जो है वो मेरे पड़ोस में 1 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। छठी से आठवीं तक की जो स्कूल है वो मेरे पड़ोस में मेरे घर के 3 किलोमीटर के दायरे में होनी चाहिए। इनको अपन बोलते हैं नेबरहुड स्कूल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछा जाता है नेबरहुड स्कूल से आपका क्या आशय है। ये 1 से 5 तक 1 किलोमीटर में, 6 से 8 तक 3 किलोमीटर में। 6 से 8 जैसे बनाओगे ना, 6 8, 3 दिखाई दे रहा है, 8 में 3 दिखाई देता है, देखो यूं देखोगे तो दिखाई देगा ना। ये देखो 8 में 3, एक 3 इधर एक 3 इधर। 8 कैसे बनाते हैं, यूं 8 बन गया ना, तो नेबरहुड स्कूल 3 किलोमीटर, 6 से 8। इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आएगा, खिंचाव में पढ़ोगे तो जो दिख रहा है वही नहीं दिखेगा सामने क्या चल रहा है। फिर क्या है, छात्र शिक्षक अनुपात, बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। छात्र शिक्षक अनुपात, छात्र शिक्षक अनुपात क्या कहता है ये, इसको अपन पीटीआर भी बोलते हैं, पीपल टीचर रेशियो। पीटीआर कई बार आता है ये, है ना। पीपल मतलब छात्र, टीचर शिक्षक अनुपात, तो ये क्या है, 30:1 है, मतलब 30 बच्चों पर एक शिक्षक होएगा। 30 पीपल, पीटी है ना, तो 30 पीपल पे एक शिक्षक, है ना। ऐसे ऐसा मत समझ लेना आप उसको कि 30 शिक्षक होंगे एक स्टूडेंट पे। इतना एक्सपर्ट नहीं बनाना बच्चे को कि एक बच्चे को 30 टीचर पढ़ा रहे हैं।
गड़बड़ हो जाएगी, पागल हो जाएगा बच्चा वो, एक को जेल पाना मुश्किल होता है यहाँ तो क्या है पीटीआर में मतलब 30 बच्चों पे एक, 30:1, ये ध्यान रखना अपने को, 30:1 निर्धारित किया गया है। अर्थात प्रति 30 विद्यार्थियों के लिए कितने अध्यापक, एक अध्यापक। समझ गए? ये सारी बातें किसमें थी, ये 2009 वाले अधिनियम के अंदर ये बातें थी। और ये नेबरहुड स्कूल, और तीसरी चीज जो 25% वाली सीट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 25% सीट नेबरहुड स्कूल, और पीटीआर कितना, 30:1। तो यहाँ बात है 25 की, और यहाँ बात है 30 की, तो कुछ तो याद रह ही जाएगा ना, बीच में बात है 1 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की, ऐसे बात है। तो बातें काफी हैं, रुचि से पढ़ोगे तो समझ में आती रहेंगी। समझ गए? फिर आगे क्या है, ये अनुच्छेद 45 था जो अभी अपन ने देखा। अब अनुच्छेद 46 देख लेते हैं साथ में। 45 में क्या आ गया, अब 45 बोलते दिमाग में खुलना चाहिए आर्टिकल 45, 5 मतलब 6 से कम, ये 6 से कम आ गया, बस खत्म हो गया काम। अब आ जाओ 46, तो 46 में मैंने बताया था 6, छक्का, 6 मारना छक्का, ठीक है ना, छक्का लगाना है, स्टेडियम के बाहर बॉल जानी चाहिए। तो ये कैसे, ये छक्का कैसे लगेगा, हुनर से। तो किनकी हुनर की यहाँ बात है, अनुसूचित जातियों, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट, जातियां, ट्राइब एवं अन्य दुर्बल वर्ग अदर वीकर सेक्शन, ओडब्ल्यूएस बोलते हैं इसको, कि शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति। कहना मतलब अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी, तो छक्का अपने आप लगेगा, स्टेडियम से बाहर बॉल अपने आप जाएगी। शिक्षा और अर्थ, शिक्षा किन की बात है, SC ST और OWS की, ठीक है। ये तो ये अधिनियम, ये मतलब ये धारा बोलती है, सॉरी धारा नहीं, अनुच्छेद, अनुच्छेद बोलना अपने को। तो मैंने बताया था शुरू में कि संविधान से रिलेटेड जितने भी है, ये एक से लेकर जैसे आपने 395 तक, उसके लिए अपन वर्ड अनुच्छेद वर्ड यूज करते हैं, आर्टिकल। संविधान के अलावा जितने भी कानून है, जैसे CRPC IPC वगैरह सब जितने भी हैं, उसमें वर्ड यूज आता है धारा या सेक्शन। सेक्शन 420 होता है, सेक्शन 309 होता है, ऐसे। और कॉन्स्टिट्यूशन में अपन बोलेंगे आर्टिकल। समझ गए? ऐसे। आओ, तो अब सरकार ने क्या क्या किया है इस अनुच्छेद 46 को लागू करने के लिए। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, पहले ही पढ़ा था। अस्पृश्यता को अंत करने वाला कौन सा आर्टिकल है, यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे को कमेंट में बताओ इनमें से क्या है उसका आंसर। किन से अंत होती है, कौन सा मौलिक अधिकार है अस्पृश्यता से जुड़ा हुआ, बताओ फटाफट बताओ, मैं भी भूल गया। ठीक है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976, सिविल राइट्स की बात है इसमें, सिविल राइट्स प्रोटेक्शन की। फिर अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, एट्रोसिटीज एक्ट, एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है। 65वें संविधान संशोधन 1990 के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। पहले ही बताया था मैंने, 1990 में बनाया, कंबाइंड था जाति और जनजाति के लिए, और कर इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। पढ़ेंगे आगे। फिर 89वें है ना, 89 89वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 के द्वारा ये जो संयुक्त आयोग था जाति और जनजाति का, ये क्या आयोग था ना, इसको पृथक कर दिया अपन ने। पृथक करके क्या कहता है, जाति के लिए अलग बना दिया और जनजाति के लिए अलग बना दिया। जाति मतलब कास्ट और जनजाति मतलब ट्राइब, ठीक है ना, ये कास्ट और ट्राइब। ठीक है, तो डिटेल में आगे अपन पढ़ेंगे सारा जब ये आयोग आएगा, बेसिक वहाँ सारी बताएंगे कास्ट और ट्राइब में फर्क क्या होता है। कास्ट तो जैसे जो होते हैं कि इंडियन हिस्ट्री में जैसे भूतकाल में जैसे अपन देखें तो ये किसी कार्य विशेष से जुड़े हुए थे, ठीक है, मतलब समाज की पर्टिकुलर जो कार्य विशेष होते हैं, जैसे चमड़ा उतारना, अलग अलग जैसे बुनकर में मतलब काम करना, सिलाई कढ़ाई का, ठीक है, सफाई करना, वो सारे जो काम थे वो तुलनात्मक रूप से समाज में निम्न या हे दृष्टि से देखे जाते थे, लेकिन वो समाज के जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी थे। अगर वो सफाई का काम नहीं हो तो आप देखो ढेर लग जाएगा, फिर करेगा कौन सफाई, ऐसे। लेकिन उनको निम्न दृष्टि से देखा जाता है, ये थोड़ी भारतीय समाज की विडंबना रही है, ठीक है ना। तो वो तो होते थे कास्ट। और ट्राइब्स क्या होते थे, ट्राइब्स वो थे वो लोग जो तुलनात्मक रूप से मुख्य आबादी से थोड़ा अलग रहते थे, अलग रहते मतलब जंगलों के अंदर रहते थे, जिनको अपन आदिवासी बोलते हैं, ऐसे, तो वो ट्राइब्स, ठीक है ना। तो 90 में आयोग बना, संयुक्त आयोग था, 2003 में ही संयुक्त आयोग के टुकड़े कर दिए, अलग अलग हो गए, ऐसे टुकड़े हो गए, ऐसे, ठीक है। फिर क्या है, और अनुच्छेद क्या है देखो, इनके शैक्षणिक स्तर उन्नयन के लिए निःशुल्क
शिक्षा छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था की गई है। 15(4) में अपन ने देखा ही। राजकीय सेवाओं में आरक्षण की बात है अनुच्छेद 16(4) के तहत देखा था अपन ने, है ना। फिर आगे अपन जैसे इसमें देखते हैं फिर क्या है, सॉरी एक लाइन मिस हो गई। अच्छा पहले इतना देख लेते हैं, यहाँ यहाँ है ना, यहाँ से पढ़ते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर वर्ग के लिए लोकसभा एवं विधानसभाओं में सीटों का सुरक्षित रखा गया है। लोकसभा और विधानसभाओं में प्रतिनिधि संस्थाओं में इनके लिए आरक्षण की अवधि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई है ना। ये 104वां संविधान संशोधन अब भी हुआ था जनवरी 2020 में, 26 जनवरी 2020, ठीक है, 2020 में। तो प्रतिनिधि संस्थाओं में इनके आरक्षण की जो व्यवस्था है वो अगले 10 साल के लिए मतलब 2030 तक बढ़ा दी गई, जो 2020 में खत्म हो रही थी। देखो रिजर्वेशन है ना, दो तरह का मिला हुआ है, खासतौर पर समझो 3 तरह का रिजर्वेशन मिला हुआ है। मोटे तौर पे तो दो ही है, लेकिन फिर भी देखो दो तरह का रिजर्वेशन क्या है। एक तो है एजुकेशनल, ठीक है ना, तीन समझ लो यार सही रहेगा खुला खुला। एक तो एजुकेशनल जो 15(4) में बात है, ठीक है। एक है सर्विस रिलेटेड मैटर्स में जो 16(4) में बात है, ठीक है। और एक जैसे अपन जैसे देखते हैं जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, जैसे आर्टिकल 330 के अंदर जैसे अपन जैसे देखते हैं, ये जो अपन ने पढ़ा ना प्रतिनिधि संस्थाओं में, ये जो आया था ना यहाँ पर प्रतिनिधि संस्थाओं में, तो इसको अपन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये आएगा आगे पढ़ेंगे डिटेल में सारा आएगा। तो एक सबसे पहला तो क्या है एजुकेशन में 15(4), अगला है सर्विस में, और तीसरा है पॉलिटिकल में। तो ये जो एजुकेशन में 15(4) में ना एजुकेशन एजुकेशन में और सर्विस में जो रिजर्वेशन दिया गया ना 15(4) और 16(4), इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये एंडलेस है, ठीक है ना। और जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया था ये जब संविधान लागू हुआ था तो आने वाले 10 साल के लिए ही था, ठीक है। लेकिन इसको फिर अपन 10-10 साल बढ़ाते आए हैं हमेशा, ठीक। तो कई बार जैसे ये कहते हैं ज्ञान नहीं होता तब यूँ कहते हैं कि रिजर्वेशन तो 10 साल के दिया गया था और उसको फिर आगे बढ़ाते रहते हैं हमेशा। अरे प्यारे, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात है, ज्ञान कम है, ज्ञान पूरा लो पहले, ठीक है। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन शुरू के 10 साल के लिए दिया गया था, जिसको अभी 2030 तक बढ़ा दिया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। और रही बात एजुकेशनल और सर्विस रिलेटेड मैटर्स में रिजर्वेशन की, वो एंडलेस है, कोई उसकी लिमिट नहीं है। 30, 40, 50, 60, 70, 80 कभी तक लिया जा सकता है रिजर्वेशन। ये वाला एजुकेशन और सर्विस में मैटर्स में कभी खत्म नहीं होगा, बस क्रीमी लेयर इसके अंदर जुड़ती जाती है ऐसे। मतलब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जुड़ता जाता है, कहने का मतलब क्रीमी लेयर तो बाहर होती जाती है वैसे रिजर्वेशन से, क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट जुड़ता जाता है कि जो मलाईदार पट्टी में जो आते हैं वो आरक्षण के हकदार नहीं होंगे ऐसे। लेकिन एजुकेशन और सर्विस रिलेटेड मैटर में जो है वो रिजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये एंडलेस है, कहने का मतलब इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं, समझ वाली बात ही। ओके ओके, फिर आगे देखते हैं। ये हो गया महिला सशक्तिकरण के लिए 73वें 74वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायत संस्थाओं शहरी संस्थाओं में महिलाओं के लिए मतलब लोकल बॉडीज जो है ना, रूरल और अर्बन पहले पढ़ाया था, रूरल और अर्बन, रूरल पंचायत राज, अर्बन नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ठीक है ना। कोई स्थानीय शासन संस्थाओं में महिलाओं के लिए 30% के आरक्षण की व्यवस्था है। राजस्थान जैसे राज्य अन्य राज्य कईयों ने 50% कर रखा है, चैलेंज था लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी, ठीक है। ये है। फिर आगे इसमें अपन क्या देखते हैं इस आर्टिकल में और क्या किया है सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक सेकंड, ये गड़बड़ हो रहा है। आ जाओ, अब अपन देखते हैं। ये थोड़ा सा ही बच रहा है इसमें, ये सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये लो, ठीक है ना। फिर सरकार ने और क्या किया, अनुच्छेद 46 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 के अंदर, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1953 1993, जैसे अभी देखा 93 के अपन ने SC ST के लिए संयुक्त आयोग बनाई था 93 के अंदर। एक मिनट, है ना, तो 93 के अंदर तो कंबाइंड आयोग बना था, करो, है ना। 93 के अंदर तो कंबाइंड आयोग बना था ना SC ST के लिए। फिर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भी 93 के अंदर बनाया, फिर 2003 में ये अलग हो गए थे, पिछले अभी मैंने बताया 2003 में अलग हो गए थे, 90 में तो एक था।
ठीक है। और सॉरी, इसमें एक गड़बड़ हो गई। एक सेकंड रुको, मैं बता देता हूँ आपको। ये यहाँ देखो, एक ये गलत जगह आ गया। देखो ये था ना, 1990 के अंदर ये बता रहा था, 1990 के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग बना, जो 2003 में अलग अलग हो गया था, ठीक है ना। 90 में कंबाइंड, 3 में अलग अलग हो गया। अब नीचे देखते हैं, जो ये यहाँ जो आ रहा है ना, ये क्या चीज आ रही थी, पिछड़ा वर्ग था, है ना, ओबीसी। डिस्टर्ब हो रही है, थोड़ा सा लोकेशन से गलत हो गई मेरे से। बच्चों का ये हो गया, ये क्या पढ़ है ना, तो अपने पढ़े। आजकल माउस ये आ जाओ, है ना। तो अपन महिला आयोग 1992, पिछड़े वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग ये ओबीसी है, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज, है ना। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1993, संवैधानिक दर्जा नहीं था, संवैधानिक दर्जा ओबीसी कमीशन को अभी दिया गया लेटेस्ट में, ये 103 में से। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1993, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग 1993, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग 2007। फिर देखो क्या है, 102वां संविधान संशोधन 2018, बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है ये, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, है ना, ओबीसी अदर बैकवर्ड कमीशन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और उसके कार्यों का विस्तार किया गया 102 संविधान संशोधन के द्वारा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये जो पिछड़ा वर्ग आयोग जो अपन ने यहाँ देखा, ये 1993 जब बना तो वो संवैधानिक नहीं था, मतलब संवैधानिक तो देखो, एससी एसटी आयोग तो जब 90 में शुरू में बना और 2003 में अलग अलग हुआ, तो शुरुआत से ही 1990 की शुरुआत से ही वो तो संवैधानिक था। जबकि जो पिछड़ा वर्ग है ना ओबीसी, ये 1993 में जब बना तब ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, संवैधानिक बॉडी नहीं था, तो इसलिए 102वां मतलब 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 में किया गया, ठीक है ना। और ये जो राज्य पिछड़ा आयोग जो था, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन जैसे देखते हैं 103वां संविधान संशोधन जो अभी 2019 में हुआ, उसमें क्या था कि 2019 में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था शिक्षण संस्थाओं में तथा भारत सरकार के एसएनए पदों एवं सेवाओं में की, मतलब एसएनए से मतलब होता है सिविल सेवाओं में। दो तरह की सर्विसेज हैं इंडिया के अंदर, एक तो है सिविल सेवा, तो वो तो ये आरपीएससी यूपीसी, एक है मिलिट्री सेवा जिसमें यूपीएससी के थ्रू अपन देखते हैं एनडीए सीडीए में सीडीएस में जाते हैं वो लेफ्टिनेंट, है ना। तो ये मैंने आपको अपन ने जब मौलिक अधिकार पढ़े ना भाग 3, उसमें भी मैंने डिटेल में बताया। फिर क्या है, इस आरक्षण का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में, आर्थिक है ना ये आर्थिक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सभी व्यक्ति पा सकते हैं, मतलब इसमें मतलब कोई कास्ट का कोई इसके अंदर बैरियर नहीं है, ठीक है ना। आर्थिक रूप वाले के अंदर कोई भी पा सकता है इसका लाभ, मतलब जनरल भी सभी है इसमें, खास तौर पे ये जनरल को बेनिफिट देने के लिए सरकार ने, मोदी सरकार द्वारा लाई गई। उन सभी व्यक्ति को मिलेगा जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए पहले से जारी आरक्षण के लिए आवृत नहीं थे, मतलब जो एस सी एस टी ओबीसी को तो शुरू से मिल रहा था, शुरू से मतलब पहले से, ठीक है ना। तो अब फिर जो जनरल में जैसे जो रह रहे थे उनके लिए ये ईडब्ल्यूएस के तहत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अब क्या है, जो आप समझने वाली बात है ना, पहले जो आरक्षण था वो किस आधार पे था, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस, जो 16(4) में जो बात है, शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े वर्ग थे, इस आधार पर संविधान में आरक्षण दिया हुआ था। इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड क्लासेस, पढ़ो 16(4) की डेफिनेशन क्या है, लेकिन अब उसमें क्या वर्ड और जोड़ दिया, ईडब्ल्यूएस और जोड़ दिया उसके अंदर। तो इकोनॉमिकली सोशल एंड सॉरी एजुकेशनली, ये वाला तो एजुकेशनल, सबसे पहले ये पहले वाला एजुकेशनल,
फिर सोशल, और तीसरा ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक ग्राउंड पे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो आज की तारीख में 3 पैमाने आरक्षण देने के: शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक। ESE, एजुकेशनल, सोशल एंड इकोनॉमिकल। ये ठीक है ना। फिर लास्ट लाइन क्या है, इस आरक्षण व्यवस्था को 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लागू किया गया। ऐसे ये चीज है। ठीक है, तो ये मैंने मौलिक अधिकार वालों चैप्टर में भी डिटेल में बताई थी। यहाँ कोई बात नहीं, दोबारा आ गई तो अपन ने इसका रिवीजन कर लिया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब सरकार ने किया कौन से आर्टिकल को लागू करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी, आर्टिकल नंबर 46 ऐसे। अब फिर आता है आगे आर्टिकल नंबर 47। ठीक है ना, तो यहां तक अपन ने देखा आर्टिकल नंबर 46। ठीक है, 46 में अपन ने देखा क्या सारी बात है, सरकार ने क्या किया। तो 46 में 6 आ रहा है। 6 का मतलब है कि छक्का मारना। अच्छा छक्का कब लगेगा, जब अपन को बेहतर शिक्षा और बेहतर काम की बात हो। और यहाँ छक्का किसके द्वारा लगाने की बात है, SC ST एंड OBC। और 103वें संविधान संशोधन से कौन सी इनमें आ गया, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। पहले SC ST एंड OBC। ठीक है ना, 6 और छक्का लगाना है किसके द्वारा, इनके द्वारा। और कैसे लगेगा, जब इनको अच्छी शिक्षा मिले और इनके अर्थ की या इनके एम्प्लॉयमेंट की अच्छी व्यवस्था हो। ये सारी बात है जो अपन को ध्यान रखनी। समझ गए, ये थी बात इसके अंदर। अब आगे देखते हैं क्या है। एक सेकेंड, देखो सॉरी, एक मिनट इसको देख लो। आर्टिकल नंबर 47 है ना, 47। तो 47 में मैंने आपको पहले बताओ याद कैसे कराया था। मैंने बताया 7 का अंक जो होता है ना वो शुभ है। ठीक है, तो शुभ क्या है, अच्छा पोषाहार स्तर, है ना, जीवन को पोषा मतलब न्यूट्रिशन का लेवल अच्छा रहेगा, जीवन का स्तर ऊंचा और करने में मदद मिलती है उससे, ऐसे मैं बताया था। है ना, लोक स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, शुभ 7। ये सब लागू करना किसका कर्तव्य है, ये राज्य का ऐसा कर्तव्य होएगा। तो शुभ क्या है, अच्छा पोषाहार, जीवन का ऊंचा स्तर और लोक स्वास्थ्य, ये सारी शुभ चीजें होती हैं। ऐसे मैंने आपको याद करवाया था। ठीक है, अब ये आर्टिकल क्या बोलता है कि पोषाहार की व्यवस्था राज्य करेगा, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारने की राज्य व्यवस्था करेगा। जीवन स्तर में जो अपन देखते हैं ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, उसकी सारी बातें होती हैं। फिर इसके साथ साथ जैसे अपन जैसे देखते हैं कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जैसे जो है टोटल 17, पहले जो अपने UNO द्वारा जो घोषित की गई मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, MDG जिनको बोलते हैं, ये सब उसी के तहत ये सारी बातें हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें मैंने करंट में आपको बताई हुई हैं, लेकिन यहाँ से लिंक है इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो इसके तहत अब सरकार ने क्या क्या किया है, इस आर्टिकल नंबर 47 को लागू करने में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पतालों को सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए देश भर में स्थापित किया गया है। बताया था पिछली फाइल में, PHC CHC टर्शरी हॉस्पिटल। खतरनाक बीमारियों के उन्मूलन के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं, जैसे मलेरिया के लिए, TB निवारण के लिए, कुष्ठ रोग निवारण के लिए। कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाते हैं अपन 30 जनवरी को। एड्स रोकथाम दिवस अपने 10 दिसंबर। कैंसर दिवस। फाइलेरिया, ये मतलब फाइलेरिया ये होता है जैसे जो स्टोन क्रैशिंग वगैरह में जो मजदूर रहते हैं उनके लंग्स में कैंसर हो जाता है। काला जर, फेफड़ों की बीमारी, गलघोटू, जापानी बुखार आदि। जापानी इंसेफ्लाइटिस, ये अपने गोरखपुर यूपी का जो पूर्वी भाग है और पश्चिमी जो बिहार है बड़ा प्रभावित है इससे, इसलिए एम्स बनाया गया गोरखपुर में। को समाप्त करने के लिए विशेष योजनाएं चलाई गई हैं, पोलियो के उन्मूलन के लिए, है नहीं ऐसे। फिर अनेक राज्यों ने अभी शराब बंदी करी है, तो वो किसके लिए है, कि लोक स्वास्थ्य के लिए। तो लोक स्वास्थ्य की बात किस में, स्वास्थ्य मतलब शुभ 7 अंक में, है ना। तो 7 फेरे होते हैं, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में, 7 अजूबे हैं, 7 समुंदर हैं। तो ये सारी शुभ बातें हैं, ठीक है ना, जो लोक स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है। फिर एक इसमें है, मादक पदार्थों का सेवन आपराधिक कृत्य घोषित किया गया है। मादक पदार्थों का सेवन, जिसमें ड्रग्स जैसे आती हैं, साइकोथेरेपी ड्रग्स जैसे जो होती हैं वो। ठीक है, तो ये सारी बातें की गई अनुच्छेद 47 में, और उनको अनुच्छेद 47 को लागू करने के लिए कई राज्यों ने या राज्य सरकार ने ये कदम उठाए हैं। विशेष योजनाएं चलाई गई हैं, शराबबंदी है और मादक पदार्थों का सेवन
बैन किया गया, क्रिमिनल ऑफेंस है। और अस्पताल तो नो डाउट बने ही है, गांव स्तर पे पीएचसी, ब्लॉक स्तर पे सीएचसी और जिला स्तर के ऊपर टर्सरी हॉस्पिटल और स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल अपने को देखने को मिलते हैं। ओके ओके, अगला आर्टिकल अपन देखते हैं 48, याद कैसे कराया था। कृषि में अपन देख रहे हैं शह षटकोण आ रहा है, सॉरी शह षड्यंत्र आ रहा है, तो ये देखो शह बन रहा है, इसमें 8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये 8 ऐसे यू, तो 48। तो कृषि एवं पशुपालन, कृषि और पशुपालन, इसी को अपन बोलते हैं मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग। किसी भी आप गांव में आज घर में जाओ, जैसे गेट गेट पे घुसोगे तो खेत वेत दिखाई देंगे, थोड़ा आगे जाओगे तो गाय भैंस आगे बंधी हुई दिखाई देंगी, तो उसको अपन बोलते हैं कृषि और पशुपालन, मिक्स्ड फार्मिंग। खेती के साथ साथ मिक्स्ड एग्रीकल्चर, सॉरी मिक्स्ड एग्रीकल्चर, कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी किसान करता है, ठीक है ना, ये उसको बोलते हैं कृषि और पशुपालन। ठीक है, ये अनुच्छेद 48 में इसके तहत अब सरकार ने क्या क्या किया है, कृषि को आधुनिक बनाया गया, इसमें कृषि उपायों में सुधार के अलावा बीज, खाद एवं सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध कराई गई, पशु चिकित्सा की आधुनिकता के लिए कई कदम उठाए गए हैं। तो देखो बीज, खाद एवं सिंचाई के लिए जैसे अपन देखते, बीज के लिए जैसे अपन जैसे देखते हैं अपना नीम कोटेड यूरिया आया है। ठीक है, खाद के लिए जैसे अपन अच्छी खाद के लिए जैसे अपन देखते हैं प्रधानमंत्री सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम, मृदा स्वास्थ्य योजना, तो उसकी पंचलाइन क्या है कि मतलब देखो हर स्कीम की एक पंचलाइन होती है। तो जैसे इस सोयल हेल्थ कार्ड की क्या है, जैसे स्वस्थ धरा, मतलब खेत हरा स्वस्थ धरा, खेत तो जो होगा वो हरा होगा और धरा जो धरती वो स्वस्थ होगी, स्वस्थ धरा खेत हरा। सिंचाई के लिए प्रधानमंत्री परंपरागत सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री परंपरागत सिंचाई योजना, इसमें जैसे क्या है, मोर ड्रॉप पर क्रॉप, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, हर बूंद पे ज्यादा क्रॉप मिलेंगी, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। ठीक है, तो हर स्कीम का पंचलाइन होता है। जैसे अपन स्वच्छ भारत अभियान देखते हैं तो गांधी जी के चश्मे में 2 चीजें लिखी रहती हैं, क्या, स्वच्छ भारत, है कि नहीं, तो वो पंचलाइन है हर स्कीम की ऐसे। जैसे जनधन योजना है, मेरा खाता भाग्य विधाता, ऐसे। तो ये अपन को ध्यान रखना, बनाना ऐसे नोट्स बना लेना, कोई भी स्कीम देखो उसकी पंचलाइन देखा करो, बिल्कुल नीचे छोटे छोटे अक्षरों में लिखी रहती है। ओके, तो ये बात होगी। खाद बीज सिंचाई की उपलब्धता करा रही सरकार, पशु चिकित्सा के लिए आपने जैसे देखा है आज निःशुल्क जांच योजना है पशुओं के लिए ऐसे, ठीक है, पशुधन योजना है वो। फिर क्या, कुछ राज्यों में गाय, बछड़ों एवं बैलों को काटने पर कानूनी प्रतिबंध लगा हुआ है, क्योंकि भारत जो है ना ये मेन रूप से एक कृषि आधारित देश है। जैसे भारत, गांधी ने तो कहा ही है, गांधी जी ने, कि भारत तो गाँव में बसता है और गाँव में क्या है, मिक्स्ड फार्मिंग है। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाना है तो पशुपालन को बचाना जरूरी है। यही आवाज बुद्ध ने उठाई थी, महावीर ने उठाई थी कि पशु की बलि नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि वो पशु काम आता है कृषि में, और कृषि पर टिकी टिकी हुई है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है देश ऐसे। तो गाय बैल भैंस बचेंगे तो देश बचेगा, इसलिए ये बैन लगा हुआ है। तो ये अनुच्छेद 48 को इम्प्लीमेंट करने के ये सारे साधन अपन देखते हैं जो सरकार द्वारा लागू किए गए। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, इसमें क्या है, अब आगे देखते हैं 48 क्या है। तो मैंने बताया था इसका क्लू कैसे बताया था कि 48 का जब संबंध कृषि से है तो 48 क्या है भी कुछ रिलेटेड ही होगा, तो वो 48 क्या है, पर्यावरण से रिलेटेड है। ठीक है, तो पर्यावरण की इसमें क्या बात अपन देखते हैं, पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन और वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो एक तो पर्यावरण की बात है, एक वन, फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के अंदर जो जंगली जानवर रहते हैं वो। तो इसको लागू करने के लिए सरकार ने क्या किया, देखो, जल एवं वायु अधिनियमों ने केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड स्थापित किए हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार में कार्यरत हैं। ठीक है, इसमें अपन AQI देखते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, करंट में पढ़ाया था, ये वो है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का उद्देश्य वनों की सुरक्षा, संरक्षण और विकास करना है, देखा ही अपन ने। फिर अपन देखने हैं, देखो, वन्य जीव अधिनियम 1972, वन्य जीव है ना, मतलब जो शेर बाघ वगैरह अपन देखते हैं, वन्य जीव, ठीक है ना, वन्य जीव। और फिर वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, फॉरेस्ट। वन्य जीव में तो आ जाता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, और वन के अंदर आ जाता है फॉरेस्ट, ठीक है ना। ये वन्य जीव है ना, जीव आ गया ना, जीव में वाइल्ड लाइफ आ जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है जैसे वाइल्ड लाइफ, और वन के अंदर फॉरेस्ट।
को वन्य जीव एवं वनों की सुरक्षा के कवच के रूप में प्रभावी बनाया गया है। तो वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 और फॉरेस्ट एक्ट 1980 और जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है और आज जो एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो पैमाना है, ये सारा अनुच्छेद 48 क्या के तहत हुआ है। क्या याद कैसे रखना, मैंने बताया था क्या, कबूतर, तो कबूतर स्वच्छ पर्यावरण के अंदर ही रह सकता है और स्वच्छ वन के अंदर ही रह सकता है कबूतर, और अपने आप में वन्य जीव तो है ही। ऐसे याद रखना उसको, ठीक है ना। ये हो गया। फिर अपन देखते हैं अनुच्छेद 49 तो याद कैसे कराया था, नो, कि आज कोई महत्व नहीं है किसका, राष्ट्रीय स्मारकों का, स्थानों का और वस्तुओं का, है ना, मॉन्यूमेंट, प्लेस एंड आर्टिफैक्ट्स। तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है ना, राज्य करेगा। इसमें बाध्यता का तत्व, बाध्यता, ठीक है। इसकी आप लैंग्वेज पढ़ो एक बार बेयर एक्ट में कि करनी पड़ेगी। औरों में तो सभी में ये नीति देते में राज्य करेगा करेगा करेगा, और इसमें करनी पड़ेगी, बाध्य है राज्य करने के लिए, कि राज्य ऐसा अधिनियम बनाएगा जिससे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण हो। कहने का मतलब इसमें राज्य को कोई चॉइस नहीं है, आर्टिकल 49 में बाउंड है। तो बाध्यता का तत्व है, ये एकमात्र ऐसा नीति निर्देश तत्व है जिसमें बाध्यता का तत्व पाया जाता है, आर्टिकल 49। प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक, मतलब क्या किया सरकार ने, देखो इसको लागू करने के लिए प्राचीन एवं ऐतिहासिक संस्मारक, मॉन्यूमेंट्स, पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1951, मतलब जो वहां मिलता है अर्थव्यवस्था के बचे हुए अवशेष, रिमेन्स, को राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों के संरक्षण को प्रभावी बनाएगा। मतलब ये अधिनियम है 1951 का, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 49, नो महत्व। अब अपन देखते हैं आर्टिकल 50, ये क्या कहता है। तो आर्टिकल 50 में क्या है, थोड़ा सा ऊपर कर दूं, आर्टिकल 50। तो पहले मैंने याद कैसे कराया था, वो याद करो कि जीरो था, जीरो है ना, इकाई के अंक से याद है सारे, जीरो, तो जीरो का मतलब होता है शून्य, है ना, कि शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा डेवलपमेंट। कब, अगर अपन अलग अलग हो गए, पृथक हो गए तो ये तो क्लू था। लेकिन आर्टिकल क्या बोलता है, कार्यपालिका में न्यायपालिका पृथककरण, कार्यपालिका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका मतलब होता है जुडिशरी, तो उसके अंदर पृथकीकरण है। पहले क्या होता था, ये एक ही होता था, जैसे क्या, जो राजा होता था वही कार्यपालिका का हेड, और राजा ही जैसे जो होता था वही न्याय करता था। तो अकबर बादशाह वही पूरे कार्यपालिका का हेड, और अकबर बादशाह ही न्याय करते थे। जहांगीर में भी ऐसा ही, सब मतलब राजतंत्र में ऐसा ही चलता था, कार्यपालिका और न्यायपालिका के हेड होते थे। लेकिन लोकतंत्र में फिर अलग अलग किया गया इसको, ठीक है ना, जिससे कि एक अच्छा शासन मिल सके। तो देखो इसके तहत क्या है, देखो क्या किया, क्या सरकार ने किया है इसको लागू करने के लिए, कि दोनों को पृथक्करण हो, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में। एग्जीक्यूटिव में क्या आते हैं, पूरी सरकार आती है, सरकार के सारे मंत्री, ठीक है ना, हर तरह का जो सरकारी कर्मचारी है वो इसके अंदर आता है, सरकारी कर्मचारी, एम्प्लॉय, ठीक है, सरकार, मंत्री, अपन भाग पांचों पढ़ेंगे। कार्यपालिका में क्या है, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्री है, सारे मंत्री परिषद है, ठीक है, वो सब एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ये सारा हर सरकारी कर्मचारी एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है। न्यायपालिका के अंदर अपन जुडिशरी देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, डीजी कोर्ट, म्युनिसिपल कोर्ट, ऐसे, ठीक है। तो इसको लागू करने के लिए, पृथक्करण लागू करने के लिए सरकार ने क्या किया, देखो, आपराधिक प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 राज्य की लोक सेवा में कार्यकारिणी को विधिक सेवा से विभक्त करती है ना, राज्य की लोक सेवा को कार्यकारिणी को विधिक सेवा से विभक्त करती है ये सीआरपीसी, ठीक है ना। मतलब आज कोर्ट्स बने हुए हैं, स्पेशल कोर्ट्स, मतलब स्पेशल कोर्ट्स का, कि मतलब केस के सेटलमेंट्स के लिए, खासतौर पर क्रिमिनल केस के सेटलमेंट्स के लिए अपने पास अलग अलग तरह के कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वहाँ केसेस की सुनवाई होती है, ठीक है ना। वो न्याय दिलाने के लिए स्पेसिफिक संस्था बनी हुई है। इसके विभाजन से पूर्व क्या था, मतलब जब विभाजन नहीं था तो क्या था, इस विभाजन से पूर्व जिला प्राधिकारी जैसे कलेक्टर है ना, कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार आदि विधिक शक्तियों का इस्तेमाल परंपरागत कार्य शक्तियों के साथ करते थे। मतलब ये जो ब्यूरोक्रेट्स थे, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार, इनको जुडिशियल पावर भी दी हुई थी, रेवेन्यू पावर्स के साथ साथ, एग्जीक्यूटिव पावर्स के साथ साथ। आज इनसे क्या है, इनके पास सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर्स है, और ये जो है अपराधी को सजा नहीं दे सकते। कहने का मतलब आज इनके पास जुडिशियल पावर नहीं है। जुडिशियल पावर जो आरजेएस जो होते हैं अपने, राजस्थान जुडिशियल सर्विस, उन लोगों के पास जुडिशियल पावर होती है।
आज जैसे कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार पास जो जुडिशियल पावर्स हैं, वो जो एक्ट्स हैं, जैसे राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट जो बोलता है, उसके तहत इनको जितने भी पावर्स हैं वो सारी रेवेन्यू पावर, सिविल पावर्स इनको मिली हुई है। जुडिशियल पावर्स आज इनके पास, एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है। जुडिशियल पावर किसके पास है? जो न्यायिक सेवा से जो जुड़े हुए हैं उनके पास है। समझ गए? ये है। फिर क्या है, विभाजन के बाद, मतलब ये विभाजन पृथक अनुच्छेद 50 के बाद विधिक शक्तियों को इन कार्यकारियों से अलग कर जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीजे जिसको बोलते हैं ना, के हाथों में सौंप दिया गया, जो राज्य उच्च न्यायालय के नियंत्रण में काम करते हैं। तो ऐसे अब स्पेशलाइजेशन हो गया, एग्जीक्यूटिव अलग है और जुडिशरी अलग है, यू। तो ये था अपना अनुच्छेद 50। 51 में देखते हैं। 51 में अपन जैसे देखा था, 51 जैसे शुभ अंक होता है तो शुभ, शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए, तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है, आर्टिकल नंबर 51। ठीक है, तो इसको ये अनुच्छेद 51 है ना, बहुत ध्यान से सुनो। 51 शुभ, 51 क्या है जो आएगा ना आगे, वो मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। 51 क्या है, मौलिक कर्तव्य में आ जाएगा, वो भाग 4 के में। और अनुच्छेद 51 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसके लिए सरकार ने क्या किया, इसको लागू कैसे किया कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन 1955 में शुरू हुआ था, नॉन अलाइंग मूवमेंट पढ़ाया था वर्ल्ड हिस्ट्री में। नॉन अलाइंग मूवमेंट क्या होता है? हम किसी की तरफ झुके हुए नहीं है। जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ जाता है ना, तो गाड़ी एक तरफ ज्यादा झुकाव से चलती है कंपेरेटिवली, तो टायर खराब होते हैं। तो गुट निरपेक्ष का मतलब है, नॉन अलाइनमेंट का मतलब किधर भी तरफ, किधर भी तरफ अलाइन नहीं है हम। ना अमेरिका की तरफ है पूंजीवादी गुट की तरफ, ना रूस की तरफ है समाजवादी गुट की तरफ। एक्चुअली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में द्वितीय विश्व खत्म हो गया। उसके बाद विश्व दो दड़ों में बट गया था। एक पूंजीवादी गुट में कैपिटलिस्ट बोलते थे इनको, एक था समाजवादी गुट जिसको हम सोशलिस्ट बोलते थे। पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, यूएस से, और सोशलिस्ट गुट का नेतृत्व उस समय यूएसएसआर था, जिसको आज वर्तमान में रशिया बोलते हैं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। 91 में विखंडन हो गया था इसका, यूएसएसआर का। ठीक है, तो दो गुट में पूरा विश्व बट गया था, पूर्वी गुट या पूंजीवादी गुट या कैपिटलिस्ट गुट यूएसए के नेतृत्व में, समाजवादी सोशलिस्ट गुट यूएसआर के नेतृत्व में। तो भारत जैसे जो गरीब देश थे और जो 1947 में आजाद हुए थे, 1947 या उसके बाद, तो वो दोनों का ही सहयोग नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि दोनों से अगर यूएसए से दोस्ती कर ले तो उसका मतलब था यूएसएसआर से दुश्मनी हो गई, रूस से दोस्ती कर ले तो मतलब यूएस से दुश्मनी हो जाए, यूं समझा जाता था। तो इन जबकि भारत जैसे जो गरीब देश थे, भारत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, जितने भी अपने सार्क देश हैं, इनका मतलब था, इनका मानना था यार हम एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई, वो वाली स्थिति थी इनके साथ। तो इन्होंने देखा हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, सब रहने दो अपना अपना, अपन अपना अलग ही एक आयाम बढ़ाएंगे, तीसरी दुनिया का लाएंगे अपन, ऐसे। तो ये थे गुट निरपेक्ष। गुट का मतलब ये दो गुट हो गए ना, ये गुट नंबर 1 है, ये गुट नंबर 2 है। तो हम इन दोनों गुटों में से किसी के ही सदस्य नहीं है, निरपेक्ष हैं। निरपेक्ष का मतलब कुछ लेना देना नहीं दोनों गुटों से। तो ये था गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइंग मूवमेंट, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। जवाहरलाल नेहरू थे, अपने मार्शल टिट्टो थे, और मार्शल टिट्टो इजिप्ट के थे, और इंडोनेशिया के सुबर्तो थे, और युगोस्लाविया के थे मार्शल टिट्टो, और नासिर थे इजिप्ट के, और इंडोनेशिया के थे अपने सुकर्णो, उन्हीं की पुत्री है, जैसे बाद में अपन देखते हैं मेघावती सुकर्णो पुत्री जो इंडोनेशिया की राष्ट्रपति बनी। ठीक है, तो ये नॉन अलाइंग मूवमेंट था, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं आजादी के बाद के भारत में। और फिर उसके साथ साथ ही पंचशील जो समझौता था, ये साथ ही चला था। पंचशील मतलब 5 सिद्धांत थे, पंच मतलब 5, शील मतलब सिद्धांत। तो 5 सिद्धांत थे जो कि भारत की विदेश नीति का आज भी अभिन्न हिस्सा है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें निर्धारित तत्व आते हैं, मतलब वो कौन से तत्व हैं जो भारत की विदेश नीति को डिसाइड किया जिन्होंने। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कूटनिरपेक्ष एवं पंचशील का सिद्धांत, 1955। पंचशील का मतलब 5 सिद्धांत है, उसमें सारे, उनका बस निचोड़ यही है कि आपसी सहयोग, आपसी सम्मान के ऊपर ही भारत की विदेश नीति टिकी हुई है, ये। ठीक है, तो पंचशील का सिद्धांत ये सारी चीजें के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनाया गया, इनको है ना, गुटनिरपेक्ष आंदोलन को और पंचशील की नीति। फिर जैसे अपन देखते हैं साउथ चाइना सी डिस्प्यूट जो है, तो भारत का कहना है कि ये जो यूएन क्लॉज है ना, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज,
ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस कॉन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज। तो भारत का ये कहना है कि साउथ चाइना जो विवाद है उसका निपटारा कैसे हो, तो भारत ने बोला कि यूएन क्लॉज के माध्यम से उसका निपटारा होना चाहिए। तो भारत तो हमेशा यही कहता है, जो सवाल आता है कि जो इजराइल फिलिस्तीन विवाद है ना उसमें भारत का क्या रुख है, चर्चा करो। मेंस में आता है प्यारे, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ मेंस में पूछते हैं। तो उसका आंसर यही होता है कि भारत का ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से, या अंतर्राष्ट्रीय जो मंच है जैसे यूएनओ हुआ, और खासतौर पर यूएनओ हुआ, या जैसे क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जैसे आसियान है, सार्क है, ठीक है, सीएसओ जो अपन बोलते हैं, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, राष्ट्रमंडल जो है ना, जो रूस का जो हिस्सा थे, राष्ट्रकुल बोलते हैं, सॉरी उनको हिंदी में। राष्ट्रमंडल तो वो जो है जो ब्रिटेन का कभी उपनिवेश थे, और राष्ट्रमंडल तो वो है कॉमनवेल्थ जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, और राष्ट्रकुल वो है जो कभी यूएसएसआर के उपनिवेश थे, जैसे एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, ये जो जितने भी तान देश है सेंट्रल एशिया के, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे है ना, उनको अपन सीआईएस देश बोलते हैं। सीआईएस इंग्लिश में दोनों के लिए वर्ड कॉमन, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ। ब्रिटेन वाले कॉमनवेल्थ हैं, रूस वाले सीआईएस है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। और हिंदी में ब्रिटेन वालों को अपन बोलते हैं राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल गेम्स होते हैं, और रूस वालों को बोलते हैं राष्ट्रकुल। समझ गए? तो बात कहाँ से चालू हुई थी मंडल कुल की, क्या बता रहा था मैं? इजराइल फिलिस्तीन वार। हाँ, कहने का मतलब क्या है, देखो कि भारत का क्या रुख है इजराइल फिलिस्तीन, हाँ क्षेत्रीय संगठनों की बता रहा था मैं। तो भारत का मतलब भारत ये कहता है कि कोई भी विवाद है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय मंच से, या जो क्षेत्रीय संगठन है उसमें आता है, सीएसआई का नाम, सीआईएस है ना। तो क्षेत्रीय संगठन जैसे कॉमनवेल्थ हुआ, सीआईएस हुआ, आसियान, सार्क, नाटो, और यूरोपियन यूनियन के हैं ही अलग से, मर्कासूर है दक्षिणी अमेरिका के देशों का, उनके माध्यम से एक आपसी सहमति से मुद्दे का हल निकलना चाहिए। तो ये भारत का रुख होता है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद के ऊपर, ठीक है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से और एक सर्वसम्मति वाला निर्णय लिया जाना चाहिए किसी भी समस्या को सुलझाने के समाधान के रूप में। ये भारत का रुख है किस पे, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या पे, चाहे वो इजराइल फिलिस्तीन वाद हो, चाहे दक्षिणी चीन सागर वाला वाद हो, ठीक है ना, सबके ऊपर भारत का यही कहना है, क्योंकि हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन, पंचशील की नीति को मानने वाले देश हैं, और भारत ने दुनिया को बुद्ध दिए हैं, हमने युद्ध नहीं दिए हैं। समझ गए? ये बात है प्यारे। तो ऐसे करके ये अपने पूरा आर्टिकल्स है, अनुच्छेद हैं, जो कि नीति निर्देश तत्व से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इनको अपन को ध्यान से देखना है, बार बार एक दो बार रिवीजन करो, क्वेश्चन देखो, फिट हो जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं पढ़ा हूं और फिट नहीं हूं। पढ़ सुनते सुनते नींद आ जाएगी तो कैसे याद होंगे मुझे बताओ? फिर तो मैं भी फेल हो जाऊंगा, है ना। तो ऐसे ये अपन ने जैसे देखा, तो अब इसके बाद जो बचते हैं ना आगे, ये इनका मतलब थोड़ा सा विभाजन है, इनका महत्व है, वो अपन नेक्स्ट फाइल में देखते हैं। बाकी इसको रिवीजन करो, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा ये दिमाग में। ओके।